हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पादप जल संबंध या फिर प्लांट वाटर रिलेशन। देखो, पादपों के अंदर जो जल का संबंध है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पादपों के अंदर जो जल है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है, किस प्रकार से जो पादप है वो जल को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे पादप जल संबंध, इसके अंदर थोड़ा सा जल के बारे में पढ़ते हैं कि जो जल है मृदा जल, इसके अंदर जल के विभिन्न प्रकार है, जैसे केशिकात्व जल, आर्द्रताग्राही जल, वाहित जल, गुरुत्व जल और रासायनिक बंधित जल। अब देखो, प्रकार तो बहुत सारे हैं जल के, लेकिन इसमें से जो केशिकात्व जो जल होता है इसी जल को पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है। केशिकात्व जो जल होता है इसी जल को यहाँ पर पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। बाकी जो जल होते हैं ये पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। इसके अलावा भी जो मृदा जल है इसको भी अलग से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो, एक होता है होलार्ड, एक होता है केसार्ड और एक होता है एकार्ड। 3 प्रकार का है, होलार्ड, केसार्ड व एकार्ड। टोटल जो मृदा जल है, उस जल को क्या कहेंगे? होलार्ड कहते हैं। मृदा में उपस्थित पादपों के लिए उपयोगी व अनुपयोगी जल को क्या कहेंगे? होलार्ड कहते हैं। इसमें से जो पादपों के लिए यूजफुल होता है या फिर पादपों के लिए जो उपयोगी जल होता है उस जल को क्या कहेंगे? केसार्ड कहते हैं। केसार्ड का मतलब हो गया यहाँ पे जो केशिकात्व जल होगा उस जल को क्या कहेंगे? केसार्ड कहेंगे, क्योंकि ये पादप के लिए उपयोगी होता है। तीसरा है इसमें एकार्ड। एकार्ड का मतलब हो गया अनयूजफुल या फिर पादप के लिए अनुपयोगी जो जल होता है उस जल को क्या कहेंगे? एकार्ड कहते हैं। पादपों के लिए अनुपयोगी जो जल है उस जल को क्या कहेंगे? यहाँ पे एकार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देखना, जो मृदा जल है इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है यहाँ पर जो बरसात का जल होता है उसके द्वारा जो मृदा है उसमें अवशोषित जो जल है उसको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें आता है केशिकात्व जल हो गया, आर्द्रताग्राही जल हो गया, वाहित जल हो गया, गुरुत्व जल और रासायनिक बंधित जल। देखो, केशिकात्व जो जल है ये पादपों के लिए उपयोगी है, बाकी जो जल होते हैं ये पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। केशिकात्व जल को पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर मृदा जल को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। होलार्ड हो गया, केसार्ड व एकार्ड। होलार्ड का मतलब है टोटल जल की जो मात्रा होती है इस मात्रा को क्या कहेंगे? होलार्ड कहते हैं। केसार्ड का मतलब होता है पादप के लिए उपयोगी जल को केसार्ड कहते हैं, और एकार्ड का मतलब होता है पादप के लिए अनुपयोगी जो जल होता है उस जल को क्या कहेंगे? यहाँ पे एकार्ड कहते हैं। ये था यहाँ पे थोड़ा सा जल का इंट्रोडक्शन कि पादपों के द्वारा अवशोषित जो जल है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक तो केसार्ड बता सकते हो और दूसरा यहाँ पे केशिकात्व जल। अब इसके अंदर नंबर 1 टॉपिक आता है आपका विसरण या फिर डिफ्यूजन। विसरण किसे कहते हैं? देखो, कोई भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाएगा? यहाँ पे विसरण कहलाता है। अब देखना, पदार्थ 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था है, 3 अवस्थाओं के अंदर यहाँ पे पदार्थ उपस्थित है।
तीनों अवस्थाओं के अंदर यहाँ पर विसरण होता है, तीनों अवस्थाओं के अंदर विसरण का गुण उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर जिन पदार्थों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, उन पदार्थों के अंदर विसरण का गुण अधिक होता है। जिन पदार्थों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है उन पदार्थों के अंदर विसरण का गुण अधिक होता है। जैसे ठोस पदार्थों के अंदर विसरण न्यूनतम होता है, जबकि गैस के अंदर यहाँ पर विसरण अधिकतम होता है। ठोस पदार्थ के अंदर विसरण की दर कम रहती है, जबकि जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर विसरण की दर अधिक होती है। फिर आता है यहाँ पे विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखो, पहला आता है इसमें तापमान, दूसरा घनत्व, तीसरा दाब और चौथा माध्यम। चार कारण है जो विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। देखो पहला है तापमान। देखो तापमान जो विसरण की दर है इसके समानुपाती होता है। विसरण की दर के क्या होगा? समानुपाती, अर्थात तापमान बढ़ाओगे तो यहाँ पर विसरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। देखो पहला कारक कौन सा है? तापमान। तापमान यहाँ पर विसरण की दर के समानुपाती है, अर्थात तापमान बढ़ाओगे तो यहाँ पर विसरण की दर बढ़ती है। एक एग्जाम्पल आता है जैसे ठंडा और गर्म भोजन। गर्म भोजन की जो सुगंध होती है वो दूर तक जाती है और ठंडे भोजन की जो सुगंध होगी वो पास तक ही रहेगी या फिर ज़्यादा दूर नहीं फैलती है, क्योंकि गर्म भोजन का जो तापमान है वो ज़्यादा है और ठंडा भोजन है उसका तापमान कम रहता है। दूसरा आता है इसमें घनत्व। देखो यहाँ पे घनत्व विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पर विसरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो उसके अंदर उसकी जो विसरण की दर है वो क्या रहेगी? यहाँ पे कम रहेगी। जैसे ठोस पदार्थ है, यहाँ पर इसका घनत्व क्या है? कम है, अधिक है, तो यहाँ पर अधिक घनत्व होने के कारण इसमें विसरण की दर क्या रहेगी? कम है। जबकि गैसों की बात करोगे तो यहाँ पर गैसों के अंदर यहाँ पर जो विसरण की दर होगी वो अधिक होती है। फिर आता है यहाँ पे दाब। देखो दाब के क्या रहेगा? यहाँ पर समानुपाती होता है। दाब के क्या होगा? यहाँ पे समानुपाती होता है, अर्थात दाब का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पे विसरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। दाब का मान बढ़ाया जाता है तो विसरण की दर बढ़ती है। और फिर आता है यहाँ पे माध्यम। माध्यम देखना, सघन माध्यम में विसरण की दर अधिक होती है, जबकि सघन माध्यम में विसरण की दर कम है और विरल माध्यम के अंदर विसरण की दर अधिक होगी है। देखना विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है तापमान। यहाँ पे विसरण की दर के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाओगे तो विसरण की दर बढ़ेगी। घनत्व विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर कम होगी। दाब का मान यहाँ पे विसरण की दर के समानुपाती होता है। दाब का मान बढ़ेगा तो विसरण का मान भी बढ़ेगा। माध्यम है, सघन माध्यम में विसरण की दर कम होती है, जबकि विरल माध्यम के अंदर विसरण की दर अधिक होती है। फिर देखना यहाँ पर विसरण का महत्व है। विसरण का महत्व है, देखो पहला महत्व होता है यहाँ पे पादप। जो पादप होते हैं, पादपों में जो O2 व CO2 है उसका परिवहन, O2 CO2 का परिवहन किसके कारण होता है? विसरण के कारण। पादपों के अंदर O2 CO2 का परिवहन विसरण की सहायता से संपन्न होता है। दूसरा आता है
पादपों में पदार्थों का परिवहन, जो पदार्थ होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी किसकी सहायता से होता है? विसरण की सहायता से। तीसरा होता है इसमें हार्मोन का परिवहन। हार्मोन का जो परिवहन होता है ये भी किसकी सहायता से होता है? यहाँ पे विसरण की सहायता से होता है। तो यहाँ पे देखना, विसरण किसे कहेंगे? पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाएगा। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के अंदर विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन उन पदार्थों के अंदर विसरण का मान अधिक होगा जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। फिर विसरण को प्रभावित करने वाले कारक है 4। तापमान हो गया, घनत्व, दाब और माध्यम। फिर महत्व है पादप में O2 CO2 का परिवहन, इसके अलावा पदार्थों के परिवहन में और हार्मोन का परिवहन यहाँ पर विसरण की सहायता से संपन्न होता है। ये था यहाँ पे विसरण। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है प्रासरण। देखो सेकंड नंबर पे आता है प्रासरण। या फिर ऑस्मोसिस। प्रासरण या ऑस्मोसिस। अब देखो प्रासरण या ऑस्मोसिस, इससे पहले हम यहाँ पर पारगम्यता के बारे में पढ़ेंगे। पारगम्यता क्या होती है? देखो पारगम्यता के आधार पर यहाँ पर पारगम्यता इसके कुछ प्रकार है। जैसे एक तो होता है अपारगम्य, एक होता है पारगम्य, एक अर्ध पारगम्य और एक होगा इसमें चयनात्मक पारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है जिस झिल्ली में विलय और विलायक दोनों नहीं गुजर सकते, उस झिल्ली को क्या कहेंगे? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जिस झिल्ली में से विलय और विलायक दोनों के अणु नहीं गुजर सकते उस झिल्ली को क्या कहेंगे? अपारगम्य कहते हैं। पारगम्य का मतलब होता है जिसमें विलय और विलायक दोनों गुजर सकते हैं, उस झिल्ली को क्या कहेंगे? यहाँ पर पारगम्य झिल्ली कहते हैं। एक आता है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है विलायक के अणु गुजर सकते हैं, विलायक के अणु तो गुजर सकते हैं लेकिन जो विलय के अणु है ये यहाँ पर नहीं गुजर सकते, ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु गुजर सकते हैं लेकिन विलय के अणु नहीं गुजर सकते, उस झिल्ली को क्या कहेंगे? यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक आती है यहाँ पे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है विलायक के अणु गुजर सकते हैं लेकिन कुछ विलय के अणु भी गुजर सकते हैं। देखो चयनात्मक पारगम्य के अंदर तो दोनों समान रूप से आ जा सकते हैं, लेकिन चयनात्मक पारगम्य के अंदर विलय के अणु मोस्टली यहाँ पर गुजर रहे हैं, लेकिन जो विलय के अणु होते हैं वो यहाँ पर कम मात्रा के अंदर या फिर कुछ अणु ही यहाँ पर गुजर सकते हैं। ऐसी झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब देखना, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रासरण की। प्रासरण किसे कहते हैं? देखना, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य जो झिल्ली है इसमें से विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना, उच्च सांद्रता की ओर गमन करना प्रासरण कहलाता है। देखो विलायक के जो अणु होते हैं अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर
गमन करते हैं। किस में से कर रहे हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में से गुजर रहे हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? प्रासरण कहते हैं। अब देखना, प्रासरण की जो क्रिया है इसका अध्ययन थिसिल कीप की सहायता से किया जाता है। प्रासरण की क्रिया का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? थिसिल कीप। थिसिल कीप यहाँ पे इसका एक भाग नलिकाकार होता है और आधारी भाग इसका फैला हुआ होता है। जो फैला हुआ भाग है इस भाग के ऊपर यहाँ पर चरम पत्र से इसको ढक देते हैं। इसके पश्चात इस नली के अंदर यहाँ पे शर्करा का विलयन भर देते हैं। शर्करा का विलयन भर देते हैं। इसके पश्चात इस थिसिल कीप को जल से भरे हुए बीकर के अंदर रखते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जितना शर्करा का विलयन था उससे अधिक उसका आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इस चरम पत्र में से जो जल के अणु है ये अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो शर्करा का विलयन था इसका स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रासरण की क्रिया हुई है। अब देखना, जो चरम पत्र है वो यहाँ पे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रहा है। अब देखो, निम्न सांद्रता कहाँ पे है? शर्करा का विलयन है बाहर की ओर, यहाँ पे साधारण जल है। इस जल में से इस चरम पत्र में से जल के अणु चरम पत्र इस थिसिल कीप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण जल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। देखना, प्रासरण किसे कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसमें से विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण की क्रिया का अध्ययन यहाँ पे थिसिल कीप की सहायता से किया जाता है। थिसिल कीप का जो नलिकाकार भाग है उसके अंदर शर्करा का विलयन भरते हैं और उस विलयन को चिन्हित कर देते हैं। इसके अलावा जो आधारी भाग है वहाँ पे चरम पत्र से इसको ढक देते हैं और इस शर्करा के विलयन से भरी हुई थिसिल कीप को जल से भरे हुए बीकर के अंदर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जो शर्करा का विलयन था उसमें यहाँ पर जल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रासरण की क्रिया संपन्न हुई है। इसके बाद में आता है कि जो प्रासरण की क्रिया है इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रासरण की जो क्रिया है इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें अंतः प्रासरण और दूसरा आता है बहिःप्रासरण। दो भाग है, एक है अंतः प्रासरण और दूसरा आता है इसमें बहिःप्रासरण। अंतः प्रासरण का मतलब होगा कि जो जल के या फिर विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणु कोशिका के अंदर की ओर, कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पे अंतः प्रासरण कहते हैं। दूसरा है बहिःप्रासरण। जल या फिर जो विलायक है इसके अणु कोशिका के बाहर निकलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे बहिःप्रासरण कहते हैं। हो गया अंतः प्रासरण और दूसरा हो गया बहिःप्रासरण। अंतः प्रासरण का मतलब है जल या फिर विलायक के अणु कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। अब देखना, एग्जाम्पल लेना, जो सूखी किशमिश है इसको यदि जल के अंदर डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात ये यहाँ पर फूल जाती है, तो जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहिःप्रासरण, जल या फिर विलायक के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे? बहिःप्रासरण कहते हैं। अब देखना, बहिःप्रासरण का एग्जाम्पल लेना कि जो फूली हुई किशमिश है, फूली हुई किशमिश इसको यदि सांद्र विलयन के अंदर रखा जाता है तो इसका जो जल होता है ये बाहर की ओर निकलता है। दूसरा एग्जाम्पल है फसलों में,
यदि रासायनिक खाद्य डाल दिया जाता है और यहाँ पे यदि फसलों को पानी नहीं दिया जाता है तो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। देखो, फसलों के अंदर रासायनिक खाद या फिर यूरिया डाल दिया जाता है और यदि उसके पश्चात उसके अंदर पानी नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे बहिर्प्रासरण की क्रिया के कारण जो फसल होगी वो नष्ट हो जाती है। इसके बाद में प्रासरण का महत्व है। देखो, पहला महत्व आता है यहाँ पे पदार्थों के परिवहन में, दूसरा आता है यहाँ पे बीजाणुधानी के स्फुटन में, तीसरा आता है यहाँ पे बीज अंकुरण में, तीसरा आता है इसके अंदर बीज अंकुरण में, और चौथा आता है इसमें रंध्रों के खुलने व बंद होने में, रंध्रों के खुलने व बंद होने में। देखो, प्रासरण का महत्व है, एक तो हो गया पदार्थों का परिवहन, दूसरा बीजाणुधानी के स्फुटन में, तीसरा बीज अंकुरण में, और चौथा हो गया इसमें रंध्रों के खुलने और बंद होने के अंदर प्रासरण का महत्व है। इसके बाद में टॉपिक आता है अपना यहाँ पे जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य कुंचन या जीवद्रव्य विकुंचन, दो छोटी छोटी परिभाषा है, जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। देखो, जीवद्रव्य कुंचन का मतलब होता है कि जब किसी कोशिका को, जब किसी सजीव कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो इस सजीव कोशिका में से जो जल के अणु होते हैं ये बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो इस कोशिका का जीवद्रव्य होता है वो एक जगह संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जब किसी सजीव कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इस कोशिका में से जो जल के अणु होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इसका जीवद्रव्य एक जगह संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। दूसरा आता है इसमें जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य विकुंचन का मतलब होता है कि कोई भी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, इस कोशिका को जब अति पराशरी विलयन में, अति पराशरी विलयन के अंदर रखा जाता है तो इसमें जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और जो जीवद्रव्य है अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाएगा। उस स्थिति को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। देखो, एक तो है जीवद्रव्य कुंचन और एक है जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन का मतलब है किसी भी सजीव कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख रहे हैं, जल के अणु बाहर आते हैं, जिसके कारण जीवद्रव्य संकुचित होता है। उस स्थिति को क्या कहेंगे, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। सेकंड है जीवद्रव्य विकुंचन, यानी कि यहाँ पे कोशिका को अति पराशरी विलयन के अंदर रखा जाता है तो इसके अंदर जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करें, जिसके कारण जीवद्रव्य अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। इस प्रकार की क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब देखना टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब, पहला आता है इसमें स्फीति दाब। पहला आता है इसके अंदर स्फीति दाब या फिर इसको बोलते हैं टीपी, स्फीति दाब या फिर टीपी। देखो, स्फीति दाब किसे कहते हैं, जब कोशिका में अंतःपरासरण
की क्रिया होती है, अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, तो यहां पे क्या होगा, अंतःप्रासरण के कारण जो जीवद्रव्य है या फिर कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य या फिर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाए जाने वाले दाब को क्या कहेंगे, स्फीति दाब या फिर टीपी कहते हैं। देखो, जब किसी कोशिका में अंतःप्रासरण, जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, अंतःप्रासरण के कारण कोशिका फूलेगी तो यहाँ पर जीवद्रव्य या फिर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को स्फीति दाब या फिर टीपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो पूर्ण सल्त कोशिका होती है, इस कोशिका में टीपी का मान 0 होता है। पूर्ण सल्त जो कोशिका होती है, संकुचित कोशिका, इसके अंदर टीपी का मान क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। इसी प्रकार से पूर्ण स्फीत जो कोशिका होती है, इसके अंदर टीपी का मान अधिकतम होता है। पूर्ण स्फीत जो कोशिका होती है, इसके अंदर टीपी का मान क्या होगा, अधिकतम होता है। और जो सल्त कोशिका होती है, संकुचित कोशिका, उसके अंदर टीपी का मान 0 होता है। दूसरा आता है इसके अंदर भित्ति दाब या फिर इसको बोलते हैं WP, भित्ति दाब या फिर WP। अब देखना, यहां पर टीपी के कारण कोशिका भित्ति पर दाब लगाया जाता है। जो दाब लगाया जाता है, इस दाब के विपरीत अब देखो, टीपी तो कहां पे लग रहा था, बाहर की ओर लग रहा था, और जो WP है ये अंदर की ओर लगेगा, और अंदर की ओर लगने वाला जो दाब होता है, उस दाब को क्या कहेंगे, यहाँ पे भित्ति दाब या फिर WP कहते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि जो कोशिका भित्ति है, उसके द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाया जाने वाला जो दाब होता है, उस दाब को यहाँ पे भित्ति दाब या फिर WP कहते हैं। दोबारा देखना, टीपी के कारण या फिर स्फीति दाब के कारण कोशिका भित्ति के ऊपर एक दाब लगता है, उस दाब के विपरीत जो दाब उत्पन्न किया जाता है, उस दाब को क्या कहेंगे, यहाँ पे भित्ति दाब कहते हैं। तीसरा दाब आता है इसके अंदर, यहाँ पे प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को OP से प्रदर्शित किया जाता है। प्रासरण दाब को किससे प्रदर्शित किया जाता है, OP से। OP यानी कि प्रासरण क्रिया के कारण उत्पन्न जो दाब है, उस दाब को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, इसका OP या फिर प्रासरण दाब का मान 0 होता है। देखो, शुद्ध जल का प्रासरण दाब कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। फिर नंबर 4 पे आता है यहाँ पे DPD या फिर विसरण दाब न्यूनता। एक अलग दाब आ रहा है नंबर 4 पे, DPD विसरण दाब न्यूनता। इसका मतलब है समान ताप व समान वायुमंडलीय दाब पर विलय द्वारा उत्पन्न दाब व विलयक द्वारा उत्पन्न दाब के अंतर को DPD या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। देखो,
समान ताप और समान वायुमंडलीय दाब पर विलय और विलायक द्वारा उत्पन्न दाब के अंतर को क्या कहेंगे, यहाँ पे डीपीडीवी कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता को यहाँ पर एसपी या फिर चूषण दाब के नाम से भी जाना जाता है। विसरण दाब न्यूनता को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एसपी या फिर चूषण दाब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखना कि जो पूर्ण सल्त कोशिका होती है, पूर्ण सल्त कोशिका, इसमें डीपीडी का मान अधिकतम होता है, डीपीडी का मान अधिकतम, तथा पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान 0 होता है। डीपीडी का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर 4 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है स्फीति दाब। कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला जो दाब होता है उसे स्फीति दाब कहते हैं। सल्त कोशिका में टीपी का मान 0 होता है, जबकि स्फीत कोशिका में टीपी का मान मैक्सिमम या अधिकतम होता है। वाल प्रेशर, वाल प्रेशर का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब होता है उस दाब को WP कहते हैं। तीसरा है प्रासरण दाब। प्रासरण के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहते हैं। शुद्ध जल के अंदर OP का मान कितना होगा, 0 होता है। नंबर 4 आता है DPD या फिर विसरण दाब न्यूनता। इसका दूसरा नाम है SP या फिर चूषण दाब। किसे कहेंगे, समान ताप और समान वायुमंडलीय दाब पर विलय और विलायक द्वारा उत्पन्न दाब के अंतर को क्या कहेंगे, यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। जो पूर्ण सल्त कोशिका होती है इसके अंदर डीपीडी का मान अधिकतम होता है, जबकि पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर डीपीडी का मान यहाँ पे 0 होता है। अब आता है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दाबों में परस्पर संबंध। विभिन्न प्रकार के दाबों में परस्पर संबंध। देखो, पहला संबंध है यहाँ पे डीपीडी बराबर OP माइनस टीपी। डीपीडी बराबर क्या होगा, OP माइनस टीपी। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता है, OP प्रासरण दाब है और टीपी यहाँ पे स्फीति दाब। ठीक है। दूसरा संबंध आता है यहाँ पे डीपीडी बराबर OP। डीपीडी बराबर क्या होगा, OP। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टीपी का मान क्या होगा, 0। टीपी का मान 0 होगा, तो यहाँ पे डीपीडी बराबर कितना हो जाएगा, OP। तीसरी स्थिति आती है इसके अंदर डीपीडी बराबर 0 या फिर 0। तीसरी स्थिति कौन सी है, डीपीडी बराबर 0 कब होगा, जब OP व टीपी का मान बराबर होगा। OP व टीपी का मान बराबर होगा, तो यहाँ पर डीपीडी का मान कितना होगा, 0 होता है। देखना, विभिन्न प्रकार के जो दाब है इनके मध्य भी आपस में संबंध होता है। पहला संबंध है डीपीडी बराबर OP माइनस टीपी। दूसरा संबंध है डीपीडी बराबर OP क्यों हुआ, क्योंकि टीपी का मान यहाँ पे क्या है, 0। तीसरा है इसमें डीपीडी बराबर 0 क्यों आएगा, क्योंकि OP व टीपी का मान यहाँ पर क्या होगा, बराबर। तो उस स्थिति के अंदर डीपीडी का मान 0 होता है। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा था इसमें, अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होगा यहाँ पे कि ठोस सतह द्वारा जल के अणु का अवशोषण। जल के अणुओं का अवशोषण क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाता है। कोई भी ठोस सतह है इसके द्वारा जल के जो अणु होते हैं उन अणु के अवशोषण को यहाँ पे अधिशोषण कहते हैं। और यहाँ पे जैसे बीज अंकुरण के समय, अब बीज अंकुरण के समय क्या होगा,
कि जो बीज की सतह होती है वो ठोस होती है और उसी ठोस सतह के द्वारा यहाँ पे जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो बीज अंकुरण की जो क्रिया होती है वो अधिशोषण की सहायता से संपन्न होती है। ये था आपका पादपों के अंदर जल संबंध या फिर पादप जल संबंध, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के दाब है। इसके अलावा प्रासरण विसरण है और अधिशोषण, जो कि यहाँ पे जो जल के अणु है उनका किसी ठोस सतह के द्वारा अवशोषण किया जाता है। और ऐसा कब होता है, जब बीज के या फिर जब बीज का अंकुरण होता है। बीज की जो सतह होती है वो कैसी रहती है, यहाँ पे ठोस रहती है और ठोस सतह के द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है। आज के लिए